पाल पिछले महीने आए जल प्रलय में केदारनाथ धाम पूरी तरह से तबाह हो गया था, लेकिन इससे पहले कि उस तबाही से केदारनाथ उबर पाता, केदार घाटी एक बार फिर संकट के बादल से घिर गई। और अगर इस संकट ने हकीकत का रूप ले लिया तो फिर एक बार फिर केदार घाटी में वैसी ही विनाश लीला देखने को मिल सकती है जैसे कि पिछले महीने आई थी। केदारनाथ पर फिर तबाही के बादल, गांधी सरोवर ने बढ़ाई चिंता। 16 और 17 जून को तबाही के दौर से गुजर चुके केदार घाटी के जख्म अभी पूरी तरह भरे भी नहीं थे। कुदरत के गुस्से का शिकार हुए केदारनाथ धाम में जिंदगी अभी पुराने ढर्रे पर लौटी भी नहीं थी कि भोले के इस धाम पर एक बार फिर से संकट के बादल मंडराने लगे हैं। तबाही के आसार केदार घाटी में एक बार फिर नजर आ रहे हैं। 16 और 17 जून को केदार घाटी में तबाही लाने वाला गांधी सरोवर एक बार फिर खतरे की घंटी बजा रहा है। केदार घाटी के ठीक ऊपर स्थित गांधी सरोवर एक बार फिर पानी से लबालब हो चुका है। पहाड़ों में हो रही भारी बारिश और पिघलते ग्लेशियर्स ने गांधी सरोवर का जलस्तर बढ़ा दिया है। और अगर गांधी सरोवर में कोई भी बड़ी हलचल हुई तो पहाड़ों से एक बार फिर जल प्रलय केदार घाटी का रुख कर सकती है। कल खुद भी मैं गया था और जो गांधी सरोवर है और मैंने देखा कि वहाँ किस तरह ग्लेशियर हैं। गांधी सरोवर में पानी खतरे के निशान से ऊपर जा चुका है। ऐसे में बादल फटने जैसी घटना या फिर भारी बारिश भी गांधी सरोवर पर टूटने का खतरा पैदा कर सकती है। उत्तराखंड सरकार भी मान रही है कि स्थिति चिंताजनक है। लगता है कि अगर फिर एक बार तेज बारिश होगी, एक बार फिर खतरा हो सकता है। केदारनाथ धाम और आसपास के इलाकों पर मंडरा रहे इस भयानक खतरे से मंदिर समिति से जुड़े लोग भी अच्छी तरह वाकिफ हैं। लेकिन उनकी मजबूरी है कि भगवान से प्रार्थना और सरकार से उम्मीद करने के सिवा वो कुछ और नहीं कर सकते। अब अगर जैसी स्थिति उस दिन हुई वैसी स्थिति अगर दोबारा होती है तो अपने आप में खतरा है। 16 और 17 जून को गांधी सरोवर से निकले पानी ने ही केदार घाटी में तबाही का तांडव रचा था। 2004 में ही हिमालय की गतिविधियों पर रिसर्च कर रहे वैज्ञानिकों ने उत्तराखंड सरकार को एक रिपोर्ट सौंपकर गांधी सरोवर में बढ़ रही हलचल से आगाह किया था और भविष्य में खतरे के संकेत भी दिए थे। लेकिन लापरवाही की चादर ओढ़कर सो रही उत्तराखंड की सरकारों ने उस रिपोर्ट पर ध्यान ही नहीं दिया। जो भी रिपोर्ट थी उस समय 2004 की, आज जब हम केदारनाथ को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि वो रिपोर्ट 2004 में जो आई थी वो रिपोर्ट और आज जो कुछ हुआ है यहाँ उसमें 0.1% का भी अंतर नहीं है। 16 और 17 जून को आई जल प्रलय में तो केदारनाथ धाम को छोड़कर केदार घाटी में लगभग सब कुछ खत्म हो गया था। लेकिन इस बार मिल रहे खतरे के संकेतों को समझने और बचाव के कदम उठाने में सरकार ने लापरवाही बरती तो कुदरत के कहर की कीमत पिछली बार से भी ज्यादा चुकानी पड़ सकती है। टीम न्यूज नेशन। केदारनाथ धाम को खतरा सिर्फ गांधी सरोवर से ही नहीं है। केदार घाटी को जीवन देने वाली मंदाकिनी नदी का रुख भी लोगों की चिंता बढ़ा रहा है। पिछले महीने आए सैलाब में मंदाकिनी ने अपना रुख बदल लिया और उसके बाद से ही मंदाकिनी अपने पुराने रास्ते पर नहीं लौटी है। मंदाकिनी ने बदला रुख, मंदिर की ओर मुड़ी मंदाकिनी। केदार घाटी की लाइफलाइन मानी जाने वाली मंदाकिनी नदी ने ही पिछले महीने केदारनाथ धाम में तबाही का खेल खेला था। गांधी सरोवर से निकले सैलाब के साथ मंदाकिनी सब कुछ बहा ले गई थी। 16 और 17 जून से पहले तक मंदाकिनी केदारनाथ धाम के मंदिर परिसर से दाईं ओर कुछ दूर बहती थी। लेकिन सैलाब के साथ ही मंदाकिनी अब अपना रुख भी बदल चुकी है। मंदाकिनी अब ठीक मंदिर के पास से बह रही है और अभी तक अपने पुराने रास्ते पर नहीं लौटी है। लोगों को डर इस बात का है कि अगर पिछले महीने जैसा जल प्रलय एक बार फिर आया तो मंदाकिनी के गुस्से से शिव के धाम को कैसे बचाया जाएगा। पीछे से मंदाकिनी ने अपना रुख बदल दिया और रुख सीधा सीधा अब जो है मंदिर की तरफ है, तो उसको ठीक करने के लिए बहुत बड़ा काम, पीछे से प्रोटेक्शन का बहुत बड़ा काम करने की जरूरत है। मंदाकिनी ने कैसे बदला रास्ता। केदारनाथ धाम के ठीक पीछे मौजूद इन पहाड़ों को देखिए। इन्हीं पहाड़ों से आए पानी और मलबे के सैलाब ने केदार घाटी में तबाही का खेल खेला था। अब इसी पहाड़ के ठीक बीच से मंदाकिनी ने अपना एक स्थायी रास्ता बना लिया है जो सीधे मंदिर की ओर जाता है। लोगों के साथ ही डर सरकार को भी है कि अगर गांधी सरोवर में हलचल हुई तो मंदिर के अस्तित्व पर ही खतरा पैदा हो जाएगा। साइंटिफिक तरीके से एक बार फिर इसके पीछे से
इस तरह सुरक्षा दीवार करनी पड़ेगी कि जिससे कि ग्लेशियरों का बहुत सारा असर न हो और ग्लेशियर से जो मलबा आए, जो जल सैलाब आए, वो सरस्वती और मंदाकिनी नदी में होकर निकल जाए, तभी मंदिर की सुरक्षा हो सकती है। सरकार भले ही ये दावा कर रही हो कि उसे खतरे की जानकारी है और वो सभी उपाय कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत यही है कि केदार घाटी में आई तबाही के लगभग 40 दिनों बाद भी हालात में कोई सुधार नहीं हुआ है। ऐसे में सरकार आने वाले खतरे से कैसे निपटेगी, इसको लेकर लोगों में संदेह बना हुआ है। हमारी जो ये धार्मिक हमारी धरोहर है, इसके लिए सरकार को बहुत गंभीरता से चिंतन करना चाहिए। पिछली सरकारों ने न किया हो, लेकिन वर्तमान में हम सबको इस पर पूरा अमल करना चाहिए कि फिर से ऐसी तबाही न हो। सावन के दिनों में भक्तों के शोर से गुलजार रहने वाले केदारनाथ धाम में इन दिनों मौत का सन्नाटा पसरा हुआ है। हलचल से भरपूर रहने वाला केदारनाथ मंदिर जैसे किसी शोक में डूबा हुआ दिखाई देता है। भोले के भक्तों की भीड़ के बीच कभी जहां चलना भी मुश्किल होता था, वहां अब इंसानों को ढूंढना मुश्किल हो गया है। शिव के इस धाम में रौनक कब लौटेगी, शिव के अलावा ये किसी और को नहीं मालूम। टीम न्यूज नेशन। आखिर क्यों 10,000 फीट की ऊंचाई पर आस्था का केंद्र केदारनाथ फिर से संकट में आ गया है? मंदाकिनी ने क्यों बदला है रास्ता? जानने के लिए हमारी इस रिपोर्ट को देखिए। एक बार फिर केदारनाथ पर मंडरा रहे संकट की क्या है वजह? हिमालय की ऊंचाई पर बसे आस्था के इस ठिकाने को एक बार फिर झेलना पड़ सकता है कुदरत का कहर। आखिर कुदरत क्यों कर रही है ऐसा खिलवाड़? सालों साल शांत रहने के बाद आखिर क्यों यहाँ मौसम ने ऐसी करवट ली है कि शिव का ये धाम खतरे में पड़ गया है? वैज्ञानिकों की माने तो उसकी सबसे बड़ी वजह है कुदरत के साथ लगातार हो रहा खिलवाड़। मंदाकिनी के पल पल बदलते मिजाज के पीछे भी सबसे बड़ी यही वजह है। दरअसल विकास की अंधी दौड़ में इंसान ने हिमालय की गोद में बसे इस पवित्र स्थान को खुद ही नुकसान पहुंचाया है। इस वर्ष ये अनुमान लगाया जा रहा है कि बारिश ज्यादा होगी और तबाही बहुत ज्यादा होगी। अब की बार अगर किसी तरह से बारिश रुकती नहीं है और पुनः ऐसे ही बादल फटता है और जोर की बरसात होती है, तो तबाही जितनी अभी हुई थी उससे ज्यादा तबाही होगी। दरअसल आज से 9 साल पहले यानी 2004 में ही वैज्ञानिकों के एक समूह ने सरकार को एक बेहद अहम रिपोर्ट सौंपी थी। इस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा था कि केदारनाथ के ऊपर मौजूद गांधी सरोवर और चोराबाड़ी ग्लेशियर की खास देखभाल होनी चाहिए। इसकी वजह ये थी कि अगर पानी के इन स्रोतों में जरा सी भी हलचल हुई तो केदारनाथ पूरी तरह से तबाही के मोड़ पर आ पहुंचेगा। तब इस रिपोर्ट पर ध्यान देना तो दूर, सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रहेंगी। ये हमारा दुर्भाग्य है कि उस रिपोर्ट पर ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन हमने ये सोचा था कि शायद ये क्योंकि इस उत्तराखंड में इस तरह ग्लेशियर आते हैं और थोड़ा बहुत नुकसान करते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर्यटक एक केंद्र था। जब ग्लेशियर आते तो यहाँ केदारनाथ में 1-2 भवन जाड़ों में ग्लेशियर आने के बाद क्षति होती थी, लेकिन कभी इस तरह की कल्पना हमने नहीं की थी। हिमालय में हुए बेहिसाब अवैध खनन को भी काफी हद तक इसका जिम्मेदार माना जा रहा है। आशियाना बसाने और पैसे कमाने के फेर में आदमी ने हिमालय के इकोसिस्टम को ऐसे नुकसान पहुंचाया है जिसकी भरपाई भी शायद मुश्किल है। नदियों के रिजर्व एरिया की परवाह न करने का सबसे बड़ा असर उस तबाही के तौर पर सामने आया जो मंदाकिनी ने बीते 16 जून को यहाँ मचाई थी। एक बार फिर केदारनाथ उसी खतरे का सामना कर रहा है। फिर एक बार मंदाकिनी ने बदला है रास्ता, लेकिन अगर पर्यावरण से खिलवाड़ को जल्द ही नहीं रोका गया तो बर्बादी कैसी होगी इसका शायद अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। टीम न्यूज नेशन। केदारनाथ धाम में तबाही ने पिछले महीने दबे पांव दस्तक दी थी। पहाड़ों से आए सैलाब ने सैकड़ों जिंदगियां लील ली थी। लोगों को मंदाकिनी ने इतनी तेजी से अपने आगोश में ले लिया कि किसी को कुछ सोचने और समझने का मौका तक नहीं मिला। उत्तराखंड में जल प्रलय को आए 1 महीने से ज्यादा हो गए, लेकिन तबाही के निशान आज भी उस खौफनाक मंजर को बयां कर रहे हैं, जिसमें हजारों लोग लापता हो गए और न जाने कितनों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। उत्तराखंड में आई जल प्रलय सैकड़ों जिंदगियों को लील गई। तबाही के सैलाब के रास्ते में पड़ने वाला सब कुछ ध्वस्त हो गया। बाढ़ के साथ
टनों से मलमा, टनों से। हमारी जो गाड़ियां थी, बड़ी गाड़ियां थी हमारी, सारी बड़ी गाड़ियां हमारी, पांचों की पांचों गाड़ियां, टेम्पो ट्रेवलर्स, ग्लास तक के पूरी पैक हो गई मड में, इतनी पूरी पैक हो गई। रात में कम से कम 4 से 5 बार एक बार में। बड़ी गाड़ियां थी हमारी, सारी बड़ी गाड़ियां हमारी, पांचों की पांचों गाड़ियां, टेम्पो ट्रेवलर्स, ग्लास तक के पूरी पैक हो गई मड में, इतनी पूरी पैक हो गई। रात में कम से कम 4 से 5 बार एक बार में बाढ़ आई, और हर बार में हमको दौड़ के ऊपर चढ़ना पड़ता था पहाड़ी के ऊपर, सब बच्चों को लेके, लेडीजों को लेके, बुजुर्गों को लेके, सबको ऊपर चढ़ना। मॉरल का बहुत काम था, लेकिन भैया मौत से बच के आए। कुदरत ने केदार घाटी में भी खूब कहर बरपाया। केदारनाथ मंदिर के पीछे की दिशा में आधा किलोमीटर दूर स्थित गांधी सरोवर झील में उठा तूफान जलजला बनकर मंदिर के आसपास के इलाके पर कहर बनकर टूट पड़ा। महज 3.5 मिनट में लाशों के ढेर और पूरी तरह से उजड़ चुके बाजार के रूप में नतीजा सबके सामने था। इस जल प्रलय में केदारनाथ मंदिर के आसपास के मकान जमींदोज हो गए, तो वहीं मंदिर को भी काफी नुकसान पहुंचा। कि जो मंडप का पार्ट है वो उसमें ज़्यादा डैमेज दिखाई देता है। पर्टिकुलरली जो ईस्टर्न गेट है उसमें से कई स्टोन्स निकल गए हैं, और वेस्टर्न गेट जो है मंडप का, उसके भी कुछ स्टोन्स डिलॉज हो गए हैं, अपनी जगह से हट गए हैं, डिसलॉज हो गए हैं। और जो गर्भगृह का उत्तर पूर्वी किनारा है उसके कुछ स्टोन्स निकल गए हैं, जो पीछे से हिट हुआ है बोल्डर्स वगैरह की वजह से। इसके अलावा जो प्लिंथ पे एक ईशान टेम्पल था नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पे मंदिर परिसर में, वो ऐसा लगता है जैसे उसका नामो निशान मिट गया है। 16 जून की रात से सैलाब के सितम का सिलसिला शुरू हो गया। 16 जून रात 8:15। केदारनाथ मंदिर में आरती के बाद कुछ श्रद्धालु मंदिर परिसर में थे, कुछ होटलों और कुछ लॉज में आराम कर रहे थे। लेकिन रात 8:15 बजे जोरदार आवाज हुई और पानी का सैलाब मलबे, पत्थरों समेत प्रचंड वेग से मंदिर की ओर बढ़ने लगा। ज्यादातर लोग मंदिर की ओर भागे, जबकि कुछ दूसरे सुरक्षित स्थानों को तलाशने लगे। 8:15 बजे जो है मैं मंदिर के प्रांगण में था, तो चारों तरफ से हल्ला मचा, आ गया। हम लोग मंदिर के अंदर घुसे, और मंदिर के अंदर जैसे ही घुसे तो 5 मिनट में मैं समझता हूँ पूरे 4 किलोमीटर का एरिया पूरी तरह से ध्वस्त हुआ। मैं लगभग मानता हूँ कि मंदिर के अंदर 14 फीट पानी था। इसका आकलन मैं इसलिए कर सकता हूँ कि 5 फीट 6 इंच मेरी ऊंचाई है। उसी 5 फीट के क्रम पे मैंने एक उसका मंदिर का खंभा पकड़ा, और उसके बाद मैं फिर 2 फीट और उछला, तब जाके मेरी जान बची। मेरे यहाँ मुंह तक जो है पूरा मलबा और पानी। चंद मिनट में जल प्रलय जैसे हालात दिखने लगे। पानी के साथ भारी मात्रा में मलबा और पत्थर आने से कई श्रद्धालु इसमें बह गए, जबकि कई होटल और लॉज ताश के पत्तों की तरह धराशायी हो गए। पूरे केदारनाथ में तबाही का मंजर था। जल प्रलय में बचे लोगों ने मंदिर में ही शरण ली और पूरी रात पानी और लाशों के बीच काटी। मैं लगभग जो है 14 फीट की ऊंचाई से खंबे से नीचे फिर बिल्कुल जान हाथ में रख के जो है नीचे आया, तो 5 मिनट का समय है, मुश्किल से पूरी तबाही दिखी। केदारनाथ को एकदम पूरा मंजर ही कुछ और था। केदारनाथ को केदारनाथ हम न मान सकते हैं और न कह सकते थे। उस समय की स्थिति ये थी, और हमारी आंखों के आगे बिल्कुल अंधेरा हो गया था। 17 जून सुबह 6:55। रात भर मंदिर में शरण लेने के बाद सुबह 6:55 पर फिर से पानी के सैलाब में पूरा केदार धाम तबाह हो गया। ये तबाही रात को हुए कहर से ज्यादा भयानक थी, जिसने पूरी केदार घाटी की तस्वीर ही बदल दी। जगह जगह लाशें बिखरी थी, बचे हुए लोग दहशत में थे। इतना खतरनाक पानी आया जो कोई सीमा नहीं उसकी। हम लोग वहीं चौखट माथे खड़े रहे, नंदी के पास में खड़े रहे, नंदी को पकड़ के खड़े रहे। हम लोग 8 आदमी थे, उसमें से एक को बचाया, वो भी वहीं खत्म हो गया 24 घंटा तापने के बाद। 2 मिनट के अंदर पानी पूरा साफ हो गया। वहाँ क्या कुछ दिखा फिर आपको? आपने अपनी आंखों से केवल मलबा, लाशें और पत्थर। तकरीबन बॉडीज के बारे में आप कुछ आंकलन बता सकते हैं? मैंने जो बॉडियां देखी हैं कम से कम 500। जलजले में सब कुछ तबाह हो गया था। हर तरफ कीचड़ और कई फीट मलबा जमा था। दूर दूर तक जिंदगी का नामो निशान नहीं था। जो बच गए थे वो भी जिंदगी को लेकर नाउम्मीद हो चुके थे। लेकिन सेना और आईटीबीपी के जवानों के हौसले से उन्हें नई जिंदगी मिली। टीम न्यूज़ नेशन।